नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड के बारे में। ये जो फ़ंड है नॉर्मली आईटी सेक्टर रिलेटेड, जैसे टेलीकॉम हो गया, इस टाइप के सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। ये एक सेक्टोरियल फ़ंड है। हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करें, स्कीम के बारे में, उससे पहले हम थोड़ा सा एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जान लेते हैं। जो एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड है वो एसबीआई बैंक्स एंड अमुंडी एसेट मैनेजमेंट का जॉइंट वेंचर है। करेंटली दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से 62.53% एसबीआई बैंक्स के पास है, मेजर जो पोर्शन है, और 36.73% अमुंडी एसेट मैनेजमेंट के पास है। एसबीआई बैंक्स के बारे में हर कोई जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये करीब 200 साल पुराना बैंक्स है और 48 नंबर पे रैंक किया जाता है ग्लोबली, जिनके पास करीब 60 लाख करोड़ का एसेट है और सेकेंड लार्जेस्ट फुटप्रिंट ग्लोबली है, जिनके पास एज ऑन दिसंबर करीब 22,405 ब्रांचेस है और 65,600 एटीएम्स हैं एज ऑन जून डेटा, और करीब 480 मिलियन कस्टमर को ये सर्व कर रहे हैं। अमुंडी एसेट मैनेजमेंट जो है यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ का टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका करीब 6 इन्वेस्टमेंट हब्स है इनकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एंड ऑफिसेज इन 35 कंट्रीज, और ओवर 100 मिलियन रिटेल इंस्टीट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं इनके वर्ल्ड वाइड, और करीब 5400 टीम मेंबर्स हैं इनके मार्केट प्रोफेशनल्स में। सो ये जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ये एसबीआई बैंक्स एंड अमुंडी एसेट मैनेजमेंट का जॉइंट वेंचर है। जो ये पहला ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि बैंक बेस है, बैंक रिकमेंडेड है। अब हम आते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। जो आईटी का हम बात करने वाले थे, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये जो फंड है ये एक सेक्टोरियल फंड है। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट, और एक होता है आपका हाइब्रिड। लेकिन ये इक्विटी में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे जो रिस्की फंड होता है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी दे सकता है, वो होता है आपका सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल में क्या होता है, किसी पार्टिकुलर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे आईटी है तो जितने भी आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो, सब जितने भी आईटी रिलेटेड कंपनी है सिर्फ उसी में ही इन्वेस्ट करेगा। अगर मैं पीएचडी फर्म की बात करूं, फार्मास्यूटिकल का, जितने भी हेल्थ केयर कंपनीज है, जैसे हॉस्पिटल हो गया आपका, मेडिसिनल हो गया, जितने भी उससे रिलेटेड कंपनी है, तो वो आपका सेक्टोरियल फंड हो गया। थीमेटिक फंड आपका होता है कि जैसे एक थीम सेलेक्ट कर लिया, जैसे हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, तो एक हाउस होता है, हाउस में क्या क्या होता है, लाइट होता है, तो हवेल्स रख लिया। हाउस लेने के लिए क्या लोन चाहिए, तो लोन में एचडीएफसी बैंक रख लिया, एचडीएफसी फाइनेंस रख लिया। तो वो होता है थीमेटिक, वो सेकेंड नंबर रिस्क में आता है, जो थीमेटिक फंड होता है। उसके बाद आता है आपका प्योर इक्विटी फंड, जिसको हम डाइवर्सिफाइड भी बोलते हैं। सेक्टोरियल, थीमेटिक और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डिफरेंस ये है, सेक्टोरियल में एक पार्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाया जाता है, थीमेटिक में एक थीम सेलेक्ट किया जाता है और उस थीम से रिलेटेड जितने भी कंपनीज या इंडस्ट्रीज आते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। डाइवर्सिफाइड में फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है किसी में भी, बैंकिंग में जाने का, टेलीकॉम में जाने का, ऑयल में जाने का, गैस में, तो वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। अब हम बात करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। तो ये जो फंड है नॉर्मली आईटी रिलेटेड कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता है, जैसे टेलीकॉम हो गया, मीडिया हो गया, और भी अदर जितने भी आईटी रिलेटेड कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता है। ये जो फंड है मिनिमम 80% इनको आईटी में रखना पड़ेगा, और इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव हो या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो, उसमें भी रख सकते हैं। मैं अगर सेक्टर डायनेमिक्स की बात करूं, क्यों ये ग्रो होगा, क्यों, कैसे, और आप देखोगे ये जो तो हाई लेवल ऑफ इंटरनेट पेनेट्रेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, आईटी से हो रहा है, तो आईटी में ही आएगा। आप देखोगे मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इंट्रैक्शन। आप क्लासेस देखोगे मोबाइल पे हो रहा है, यूट्यूब मोबाइल पे देख रहे हैं, पहले मोबाइल छोटा था, तो ये सब आईटी रिलेटेड है। आप देखोगे इंक्रीजिंग इन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़। अब जितने भी वीडियोज है, सोशल मीडिया है, हर कोई अपना कंपनी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वो सब जो है आईटी में ही आता है, और उन्हीं को जो आईटी कंपनीज होती है वो एडवर्टाइज करते हैं, ट्रैफिक लाते हैं, बहुत सारे और काम होता है, उसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया, जो जितने भी कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े कंपनीज होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, लाइक AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एजियोर, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ये दिन पे दिन यूजर्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे तो आईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट किया जा रहा है, जो मॉडल्स है एआई,
सबको पता है। अब देखोगे तो शेयर ऑफ जो मिड साइज आईटी वेंडर्स है वो ग्रो हो रहा है, क्योंकि बड़े कंपनीज़ को तो ऑर्डर मिल ही रहे हैं, छोटे कंपनीज़ को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है टू ग्रो देम। जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ है बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, नॉर्मली ये 4 प्लेयर्स में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब अगर मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात की जो उनका पैरामीटर्स हैं, तो नॉर्मली ये वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो रिलेटेड हो मेगा थीम्स लाइक डिजिटल एडवर्टाइजिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट एडॉप्शन एक्सेट्रा। दीज स्टॉक्स कैन कीप कंपाउंडिंग देयर अर्निंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर एग्जांपल लेते हैं जैसे अल्फ़ाबेट हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, और जो इनका मेन रिवर्जन है वो ये यूज करते हैं जैसे कोई भी कंपनीज रिसेंटली अंडर ग्रोथ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि वो कंपनी आगे ग्रो करेगा, जैसे भारतीय एयरटेल एकदम से डाउन हुआ था, तो वो ऐसे स्टॉक्स वहाँ पे डालते हैं इन टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ये नॉर्मली से मिस प्राइस स्टॉक्स होता है, अंडर वैल्यू स्टॉक होता है, लोअर वैल्यूएशन होता है, लेकिन उसका जो फ्यूचर में ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्टॉक्स इसमें चूज करते हैं, ऐसे पैरामीटर्स चूज करते हैं, उसी हिसाब से ये लोग स्टॉक चूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस जो जो टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है ये नॉर्मली पैसा कहाँ लगाता है, तो आप देखोगे जो स्कीम का 61.2% लार्ज कैप स्टॉक्स में, लार्ज कैप होता है आपका 1 से लेके 100, जो टॉप कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं मार्केट कैप बाय जिसको बोलते हैं लार्ज कैप, तो आपका हर 100 रुपये पे 61 रुपीज़ आपके लार्ज कैप, मतलब वो 100 कंपनीज के अंदर ही लग रहा है जहाँ पे सेफ्टी है। वही अगर मैं इनके बेंचमार्क की बात करूँ जहाँ पे 85% है। मिड कैप में ये लोग 12% इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में ये लोग 14% यूज कर रहे हैं, और ये करीब 12% डेट में भी रख रहे हैं। तो ये इनका एज ए कैपिटल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, तो थोड़ा सा सेफ्टी वाइज चलते हैं ये लोग। आप देखोगे तो मंथ वाइज ये लोग लार्ज कैप मिड कैप कहाँ पे एलोकेट करते रहते हैं इधर उधर। लार्ज कैप में ऐसे तो जो इंडेक्स है, जो इनका बेंचमार्क है वो 85% इन्वेस्ट करता है। अगर आप किसी का भी पैसिव स्ट्रेटजी ETF इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर इंडेक्स फंड लेते हैं टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ पे आपका 85% लार्ज कैप में होता है। लार्ज कैप में क्या ऑलरेडी कंसोलिडेटेड है और ऑलरेडी बहुत ग्रोथ हो चुका है। कितना ग्रोथ होगा लार्ज कैप, TCS इन्फोसिस, कितना ग्रोथ होगा। तो मिड कैप में भी इनको अपॉर्चुनिटीज़ और स्मॉल कैप में भी देना चाहिए फंड मैनेजर को। जहाँ पे आपका इंडेक्स फंड होता है या ETF फंड होता है वहाँ पे इनको ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आपका डाइवर्सिफाइड या सेक्टोरियल फंड में यहाँ पे इनके पास ऑप्शन होता है कि आप लार्ज कैप मिड कैप ये सब में डाल सकते हैं पैसा। टॉप होल्डिंग की बात करूँ तो सबसे जो ऊपर है वो है आपका इन्फोसिस लिमिटेड। ये पूरा इंडस्ट्री वाइज ही ले रखा है, सिर्फ SBI ने ही नहीं, ICICI, HDFC और बहुत सारे टॉप AMCs है जो आपका टॉप जो उनका होल्डिंग है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। आप देखोगे तो इन्फोसिस लिमिटेड करीब 24% है, TCS 11% है, भारतीय एयरटेल आपका 8.3% है, टेक महिंद्रा है, देन HCL टेक्नोलॉजी है, विप्रो लिमिटेड है, एंड कोफोर्ग, फर्स्ट सोर्सेज सॉल्यूशन, इंडिया मार्ट। सो ये इनका टॉप 10 होल्डिंग्स है। इन्होंने टॉप 10 होल्डिंग्स में अप्रॉक्स 74.8%, मतलब ये जो 10 कंपनी है, आपका अगर 100 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है तो 74 रुपीज़ इन 10 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये इनका टॉप होल्डिंग्स है जो अभी एज ऑन दिसंबर 2023 डेटा बता रहा है। अब अगर मैं बात करूं जो ये लोग नॉर्मली 5 जो ऐसे स्टॉक्स है जिसमें ये लोग पॉजिटिव हैं और अपना वेट बढ़ाया है इन्होंने। अगर मैं वेटेज की बात करूँ जैसे HCL हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, कोफोर्ग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सो ऐसे स्टॉक्स ये लोग वेटेज बढ़ाए, इनको लगता है इसमें और भी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। अब अगर मैं इनकी रिटर्न की बात करूं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो जो इनका मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो एवरेज रोलिंग रिटर्न्स है जो हर साल दिया है वो है 18.4%। ये मैं आपको एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम कई साल इन्होंने 41% का भी रिटर्न दिया है, जहाँ पे आपका बेंचमार्क सिर्फ 36.2% का रिटर्न दिया है, लेकिन इन्होंने बेंचमार्क को हर जगह बीट किया। आप देखोगे तो एवरेज रोलिंग रिटर्न्स है, बेंचमार्क मतलब आपका हो गया इंडेक्स फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आप अगर एवरेज में भी देखोगे तो जो बेंचमार्क का है वो 16.5%, लेकिन जो इनका फंड का रिटर्न है वो 18.4% है। तो ये एक खासियत है एक्टिव स्ट्रेटजी वाले फंड का। अब अगर मैं YTD की रिटर्न की बात करूं तो जो बेंचमार्क का है वो आपका
20% है, लेकिन इस फंड का जो रिटर्न YTD मतलब होता है यील्ड टू डेट, मतलब आज है 24 तारीख और 23 तारीख 2023 से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इनका 24.8% है टेक्नोलॉजी का। और 3 इयर्स की रिटर्न की बात करूँ तो 20% रिटर्न है, और 5 इयर्स की रिटर्न की बात करूँ तो जो बेंचमार्क का रिटर्न है वो 19.8% है, लेकिन फंड का रिटर्न आपका 23.8% है। 7 साल का 21% है, जो कि बेंचमार्क का 18। तो इन्होंने हर उसमें बेंचमार्क को बीट किया है। अगर मैं ईयर वाइज के जो कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस होता है उसमें भी आप देखोगे 2016 से 2016 में नेगेटिव था, 2017 में करीब 12% रिटर्न था, 2018 में 18% रिटर्न दिया इन्होंने, 2019 में 12% रिटर्न दिया है, और 2020 में 47% का रिटर्न आया था, 2021 में 66% का, और 2022 में आईटी ओवर वैल्यूड हो गया था तो नेगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन वही 2023 में इन्होंने 24% फिर से रिटर्न दिया है। तो इसलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म आपने अगर 2021 में पैसा लगाया होता एंड में और 2022 में निकाला होता तो आपका नेगेटिव रिटर्न होता। तो इसलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अब रिटर्न देखोगे तो हर साल डिफरेंट होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका रिटर्न अच्छा आता है। अगर मैं SIP का बात करूं कि भैया कब अपने SIP कितना किया होता, तो मैं एक टेबल भी शो कर रहा हूं। ये टेबल आपको बताएगा। देखो, अगर किसी ने 10,000 का SIP स्टार्ट किया होता लास्ट ईयर, तो अभी तक जो उसका इन्वेस्टमेंट होता 1,20,000 होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट जो SIP का रिटर्न है उसके हिसाब से उसका 1,20,000 का 1,40,470 रुपये हो जाता। अगर किसी ने 3 साल पहले 10,000 का SIP स्टार्ट किया होता तो उसका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता वो 3,60,000 होता, और जो उसका करंट वैल्यू होता वो 4,58,000 होता। 5 साल की बात करें तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता, इन्वेस्टेड अमाउंट, वो 6 लाख होता, लेकिन आपका जो करंट वैल्यू होता वो आपका 10,77,000 होता। 10 साल में आपका 33 लाख बन जाता। वही अगर इंसेप्शन से किसी ने 10,000 का SIP किया होता तो 3,18,48,000, अप्रोक्स 3,18,50,000। हालांकि उस टाइम बहुत महंगा था, 2000 या 1999 की बात करेंगे तो उस टाइम के लिए 10,000 बहुत बड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट था। बट अगर किसी ने 10,000 अगर सपोज वहाँ से स्टार्ट किया होता SIP भी, तो उनको 3,18,48,000 का आपको वैल्यू बनता। ये था SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, और रिटर्न आपने देख ही लिया, मैं डेटा भी शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर टाइप ऑफ स्कीम्स की बात करें तो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि स्पेशली इन्वेस्ट करता है एक सेक्टर में जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, और अभी तक जो पैसा इसमें इन्वेस्ट हो चुका है वो हो चुका है 3,585 करोड़, 3,500 करोड़ का कम से कम इसका AUM है। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर सौरभ पंत एंड मिस्टर प्रदीप केसावन, ये जो है ओवरसीज एंड देखते हैं, और एग्जिट लोड है सिर्फ 15 दिन का। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और 15 दिन के बाद निकालना चाहे तो निकाल सकता है विदाउट पेइंग एग्जिट लोड। टैक्सेशन जो इनका है वो इक्विटी का है, प्योर इक्विटी फंड का। आपका अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो कि 15% फ्लैट होता है। जो भी आपका गेन होता है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उस पर 15% फ्लैट होता है। वही अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो आपका अगर 1 साल के बाद कोई पैसा निकालता है तो जो भी गेन, जो भी उस पर प्रॉफिट होता है 1 लाख तक फ्री होता है। सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो 12 लाख बन गया, तो जो 1 लाख आपका, ऐसे तो जो मेन जो आपका प्रॉफिट है वो 2 लाख का है, लेकिन जो 1 लाख प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स 0 जाएगा, और जो बचा 1 लाख उस पर जाएगा 10% फ्लैट जो कि 10,000 होता है। बेंचमार्क जो इनका है वो है S&P BSE टेक्नोलॉजी इंडेक्स ट्री। तो ये थे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, और इसमें अभी चांसेस हैं और भी ग्रोथ करने का, क्योंकि IT, AI, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस, इंटरनेट पेनिट्रेशंस, ये सारे मतलब यहाँ पे खूबियाँ हैं जो एज ए इंडस्ट्री ग्रो करेगा। तो इसमें अभी लमसम के लिए रिकमेंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ, SIP इज़ द बेस्ट वे फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ऐसे सेक्टोरियल फंड में आप SIP ही सबसे अच्छा काम करता है। लमसम या तो आपका कम से कम 7 से 10 साल का टाइम होराइजन हो तो लमसम भी रिकमेंडेशन है, लेकिन SIP सबसे बेस्ट होता है क्योंकि सेक्टोरियल फंड है, सबसे रिस्की फंड माना जाता है,
क्योंकि ये डिपेंडेंस होता है एक सेक्टर पे, और सेक्टर सिक्लिकल होता है। सेक्टर ज़रूरी नहीं है कि हर साल चलेगा। वो जो मैंने डेटा दिखाया था कि 2016 में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया था, फिर इन्होंने 2022 में भी नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो इसलिए एसआईपी बेस्ट है, आपका वैल्यू एवरेजिंग होता रहता है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, और आई थिंक बेस्ट वे है मेरे ख्याल से। एसआईपी सबसे बेस्ट वे है, खासकर सैलरी होल्डर के लिए। और आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट मैं डिस्क्रिप्शन में कैंप्स जो इनका KRA है उनका लिंक डाल दूंगा, और एसबीआई म्यूचुअल फंड का वेबसाइट लिंक एंड एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन इनका अपना है, वो भी डाल दूंगा। और इन लास्ट वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टाटा बाय बाय।